शादी होते ही मेरा पति मुझे शहर में एक छोटे से फ्लैट में ले आया। मैं उस फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा पति विदेश में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा देवर मेरे फ्लैट में रहने के लिए मेरे पास आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था। मैं उसे फ्लैट में नहीं रख सकती थी क्योंकि वो पहली बार यहां रहने के लिए आ रहा था। अगले ही दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर मुस्कुरा रहा था। आते ही बोला कि भाभी, मेरा कमरा कौन सा है? फ्लैट में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैंने हाथ से इशारा कर दिया कि तुम इस कमरे में रह सकते हो। साथ वाला कमरा मेरा था। देखने में मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था, लेकिन कद काठी से पूरा मर्द लगता था। मैंने उसे खाना दिया। इतने में रात हो गई तो मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेट गई। मैं ज्यादा उसके सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने अपने देवर को अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब देवर का हाथ धीरे धीरे मुझे अपने शरीर पर लगना महसूस हुआ तो एक करंट सा दौड़ गया। लेकिन मैं 6 महीने से रुकी हुई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने आप पर काबू ना रख पाई और देवर का हाथ पकड़कर। कुछ ही देर पहले मेरी सास का फोन बंद हुआ था। वो कह रही थी कि काली अहमद यहां शहर पहुंच जाएगा। उसकी नौकरी शहर में लग गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान थी क्योंकि मैं अकेली एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति फैयाज विदेश में नौकरी करने के लिए गया था। मैं शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई थी। फैज की नौकरी पहले शहर में थी। शादी होते ही वो मुझे शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे विदेश भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि वो मुझे गांव में वापस भेज दे। मैं अपने मायके में रह लूंगी और ससुराल भी गांव में ही है। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे फ्लैट में ही रहोगी। फिर 3 महीने से मैं अकेली फ्लैट में ही रह रही थी। अब तो मेरी आसपास के बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई थी। दिल भी लग चुका था। लेकिन देवर के आने का सुनकर मैं परेशान थी। अगर मेरा पति यहां होता तो मुझे चिंता नहीं होती, लेकिन देवर का यहां मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ अनुचित लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब फैयाज का फोन आया तो मैंने उन्हें अपनी सास की बात बता दी। वो कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएगा तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, फैज, लेकिन मैं कैसे अकेली ही एक घर में उसके साथ रह सकती हूं? वो मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम्हारा क्या मतलब है? वो मेरा भाई है, तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है? जिस गुस्से भरे लहजे में उसने मुझसे कहा था, मैं आगे से कुछ बोल नहीं पाई। शायद इसकी वजह यह थी कि मुझे अहमद शुरू से नापसंद था। फैज और अहमद दोनों मेरी दूर की मौसी के बेटे थे। मैं उन्हें ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी बिरादरी में किसी की शादी होती तो सभी इकट्ठे होते थे। फैज शुरू से ही सुलझे हुए मिजाज के इंसान थे, लेकिन अहमद उतना ही बातूनी और कुछ उथला किस्म का लड़का था। लड़कियों से हंस-हंस कर बातें करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, वो उसे नजर भर कर भी देखना पसंद नहीं करती थी। फिर उसके साथ एक ही घर में रहना, नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वो कई महीनों तक यहां रहेगा। हो सकता है कि पक्की हो जाए तो सालों साल रहे, और फैज तो 6 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोचकर परेशान हो रही थी। अगले रोज मैंने उसकी पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी सास ने खास हिदायत की थी। 7 बजे मेरे घर की घंटी बजी। मुझे मालूम था कि अहमद ही होगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। बड़ी बेतकल्लुफी से अपना बैग लेकर अंदर आ गया और कहने लगा कि बस के सफर ने उसे थका कर रख दिया है, वो 2 दिन तान कर सोएगा। फिर कहने लगा, मेरा कमरा कौन सा है? मेरे इस फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे।
मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज्यादा फर्नीचर नहीं था। उसे मैंने ड्राइंग रूम के तौर पर सेट किया था। उसने एक नजर कमरे का जायजा लिया और कहने लगा, मैं यहां नहीं रह सकता। ऐसा करता हूं यहीं पर सो जाता हूं। यहां बड़ी अच्छी नींद आती है। यह कहकर वो आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरानी से देखती रह गई। उस समय मेरा उससे बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं था कि क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वो मुझसे बस 2 साल ही छोटा था, लेकिन दिखने में जाहिर है अपने कदकाठी की वजह से मुझसे ही बड़ा लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वो नहा धोकर आ गया। बिरयानी देखकर खुश भी हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। मैं तो खैर पहली बार ही खा रहा हूं, क्योंकि शादी के तुरंत बाद तो तुम शहर आ गई थी। ये कहने के बाद कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, चलो आओ तुम्हें दिखाता हूं। बड़ी बेतकल्लुफी से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें तोहफा तो दिखा दूं। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। कहने लगा, यह तुम्हारे लिए मैंने लिया है। लेकिन जिस तरह का वो लड़का था, मैंने यही सोचा था कि मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन मैं ही जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को किस मुसीबत में डाल लिया है। रात को अहमद मेरे कमरे में ही सोया था और मुझे ड्राइंग रूम के सोफे पर सोना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले दिन उसे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे में सोने की आदत है। अगर उसे भी है तो सोफे लाउंज में रखकर ड्राइंग रूम को ही बना दे। न जाने उसे कब तक रहना था। लेकिन सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वो जा चुका था। लेकिन वो दोपहर को घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूंगा। ये कहकर बड़े खुश अंदाज में लाउंज में बैठा था और सामने पड़े टेबल पर उसने अपने पैर रख दिए और बोला, कहने लगा, मैं थक गया हूं, मुझे एक कप चाय बना दे। मैंने उसे चाय बनाकर दी और कहा कि मुझे कमरे में सोने की आदत है, इसलिए वो ड्राइंग रूम को अपना कमरा बनाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी इस बात का इस तरह का जवाब भी दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक कमरे में एडजस्ट हो सकते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वो हंसने लगा। बोला, मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो मुझे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं जानती थी कि वो इस तरह की बातों का आदी है, चाहे सामने वाला ऐसी बातों से तंग क्यों ना रहा हो। वो बाज नहीं आता था। मैं रात का खाना बना रही थी और वो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन जिस तरह की वो इंग्लिश फिल्म देख रहा था, सारी आवाज मुझे किचन के अंदर सुनाई दे रही थी। उसकी इस बेहुदगी पर मेरा जी चाह रहा था कि उसे खरी खरी सुना दूं। कुछ तमीज नहीं है कि घर में एक भाभी भी मौजूद है। रात का खाना बनाकर ही मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखा तो मेरा सर फटने को दिल चाहा। पूरे कमरे में उसके कपड़े मेरे कमरे में बिखरे पड़े थे, कहीं जूते कहीं मोजे। मैं जितनी नफासत पसंद थी, वो उतना ही बेतरतीब किस्म का इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े उठाए और कोने में डाले और उसका बैग बंद किया और लाउंज में रख दिया। अगले ही दिन उसने कमरे में बेड लाकर रख दिया। अहमद के घर आने से पहले ही मैं खाना बनाकर अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक करके बैठ जाती थी कि जब ये खाना खाकर सो जाएगा तभी मैं कमरे से बाहर जाऊंगी। जितना मेरा उससे कम सामना हो बेहतर है, क्योंकि वो एक नंबर का बदतमीज था। लेकिन मुझे हैरानी उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर नकारात्मक में सिर हिलाते हुए कहने लगा, करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं,
लेकिन ये कह के वो फिर कराने लगा। उसकी अर्थपूर्ण मुस्कान मुझे जहर लगती थी। फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं इन कामों की, इसलिए तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन ये सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। चलो जाओ जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा था और किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए अपनी प्लेट ली और अपने कमरे में जाने लगी तो कहने लगा कि ये क्या बात हुई, यहां मेरे सामने खाना खाओ। मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं मुसलमान हूं और मुझ पर इंसानी गोश्त हराम है। ये कहकर वो हंसने लगा। कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन न मुझसे बात करती हो न कुछ कहती हो। मैं तो सख्त बोर हो जाता हूं। मुझे तो लगता है कि फैज भी इसीलिए विदेश गए हैं, क्योंकि तुम उसके साथ भी ऐसा व्यवहार रखती होगी, तभी तो जान छुड़ा कर गया है तुमसे। उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर मेरी सहनशीलता समाप्त हुई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा है। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वो खाया करो। मैं कहां बैठती हूं, क्या करती हूं, क्या नहीं कहती, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मुझे गुस्से से बोलते हुए देखकर वो मुस्कुराया था। कहने लगा, मत बात किया करो गुस्से में, तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। हाय काश फैज की जगह मैं होता। उसकी बात सुनकर मुझे आग सी लग गई। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? वो कहने लगा, कैसी शर्म? जानती हो देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक और बातें चलती है, लेकिन तुम शायद रूढ़िवादी किस्म की लड़की हो। जरा मेरे साथ वक्त गुजार कर तो देखो, तुम्हें अंदाजा होगा जिंदगी कितनी हसीन है। यही कह के वो एक के बाद एक रोटी का निवाला मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे गुस्से से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं फैज से बात करती हूं, वही तुम्हें तमीज सिखाएगा कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था कि इस बात पर अपना व्यवहार ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैं फोन पर फैज को अहमद के बारे में सच बताती थी कि वो किस प्रकार की बातें मेरे साथ करता है, लेकिन फैज अजीब इंसान था। कहता है कि तुम गलत सोचती हो। वो ऐसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने कितना भरोसा था। वो कोई बात भी अहमद के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं था। एक बार मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे अजीबोगरीब प्रकार का शोर सुनाई दिया और उसी शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई थी। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की गैलरी में कोई मौजूद हो। मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। मेरे कमरे की गैलरी में इस वक्त कौन हो सकता था? मैं खामोशी से बिस्तर से नीचे उतरी और धीरे धीरे चलते हुए गैलरी की तरफ आ गई। मैंने हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। दो नौजवान हाथ में पिस्तौल लिए गैलरी में खड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी गैलरी का दरवाजा अंदर से बंद है या खुला है। अगर वे कमरे के अंदर आ जाते तो फिर इससे आगे तो सोचना मेरे लिए असनीय था। तेज कदम से चलती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंची और अपना कमरा खोल के बाहर निकल गई। मैं बुरी तरह से हवास खो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या न करूं। मेरा कमरा अंदर से बंद होता था, बाहर से नहीं। वे लोग तो दरवाजा खोलकर भी बाहर आ सकते थे, इसलिए मैंने देवर के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला। शायद वो भी गहरी नींद से जागा था और मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे हैरानी से देखने लगा। मेरे चेहरे की बदवासी देखकर मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैं फौरन उसे पीछे हटाकर उसके कमरे में आ गई। मैंने उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। ये देखकर वो भी बहुत हैरान था। मेरी ये हालत ठीक नहीं थी। परेशानी की वजह से शब्द जुबान से नहीं निकल रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से कहा कि मेरे कमरे में चोर है। मेरी बात यहां तक पहुंची थी कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुनकर तो मैं भी हैरान और परेशान हो गई थी। अपने कमरे की दस्तक की आवाज सुनकर तो अहमद भी घबरा गया था। लेकिन मेरी हालत तो ये थी
कि मेरा दिल ही धड़कना बंद हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि डर के मारे कैसे, लेकिन मैं उसके सीने से लग गई और उसकी कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर है। ये लोग मेरे कमरे में थे। मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास न था। शायद मैं बेहद भयभीत हो चुकी थी। कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वो कहने लगा कि दरवाजा खोलो। मैंने अपने देवर से कहा कि दरवाजा न खोलना, ये हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथों में पिस्तौल देखा है। मैं उसके पहलू से ही ये सब कह रही थी। वो मुझे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाजा बंद है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे इस कदर डरी हमी हुई थी। वो मुझे अपने साथ लगाए बिस्तर तक ले आया, फिर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। वो भी मेरे बराबर में बैठ गया और कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। नौजवान ने कहा कि दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे। वो कहने लगा कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ दो। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वा लिया। अब तो मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं ये आपस में लड़ न पड़े, कहीं वो लोग उसे गोली न मार दे। मैं तुरंत वहां से उठकर अहमद के पास आ गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा, मैं कोई डरपोक थोड़ी हूं, उनका मुंह तोड़ना अच्छे से जानता हूं। बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी। मुझसे कहने लगा, खुदा के लिए तुम कहीं मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें मार डाले। वो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलानी भी आती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मुझे बाहर से बहस और चीख पुकार की आवाजें आने लगी। वो लोग जैसे लड़ रहे थे। मेरा दिल इस कदर धड़क रहा था जैसे किसी बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा हो। मेरे होंठ सफेद हो चुके थे, मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। मैं दोनों मुट्ठियां पीछे बिस्तर पर बैठी थी। मैं बुरी तरह से कांप रही थी कि कहीं अगर अहमद को कुछ हो गया तो वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है। मैं नहीं जानती कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंखें चिड़ियों के चहचहाने से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठी तो देखा कि अहमद के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बाल भी खुले और बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अकेली उसके कमरे में थी। एकदम तो मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं इस कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर रात का गुजरा हुआ वाकया मुझे याद आने लगा। मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि बाहर हुआ क्या था। और उसके कमरे से आई तो अहमद बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू बंधे हुए थे और सर पर भी जख्म का निशान था। ये देखते ही मैं पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहां कैसे आ गए? और वो लोग? कहने लगा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, वो पुलिस की हिरासत में है। ये कहकर वो मुझसे नजरें चुराने लगा था। मैंने कहा, तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? वो कहने लगा, लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वो मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी, इसलिए मैं अस्पताल गया था। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं है। अहमद को मैं समझती थी, वो वैसा नहीं था। अब तो काफी गंभीर सा हो गया था। मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत सिगरेट पीने लगा था। मैं उसके सामने खाना खाती तो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ रहता था। इस बात को 1 महीना ही गुजरा था कि मेरी तबीयत खराब सी होने लगी। मुझे अहमद डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन मैं डॉक्टर के कमरे में अकेली ही गई थी। उसने जो टेस्ट लिख कर दिए, उसकी रिपोर्ट भी फौरन आ गई थी। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई,
उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर कहने लगे कि मैं गर्भवती हूं। यह सुनकर तो मैं सन्न रह गई थी। इसका मतलब अहमद ने मेरे साथ गलत काम किया था, मगर कब और कैसे, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मेरा दामन बिल्कुल खाली था। मैं सोच सोच के परेशान थी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसके भाई की पत्नी थी। उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। लेकिन घर जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सामने ही फैज खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उन्हें देखकर तो मेरा दिल दुख से भर गया था। लेकिन मैंने देखा कि अहमद भी कुछ दुविधा में था। मैं फैज के पास उस वक्त इस कदर निराश हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी। उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे कैसे बर्बाद कर दिया। मैं तो मुश्किल वक्त में उसके पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा था कि वो मुझे पनाह देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बर्बाद करके रख देगा। फैज मेरा सर हिलाने लगा, कहने लगा, मैं आ गया हूं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, रो क्यों रही हो? थोड़ी देर में अहमद भी फैज के करीब आ गया, लेकिन उसके बाद जो उसने किया, मैं दंग रह गई थी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से फैज से अलग किया था। ये देखकर फैज भी हैरान थे। मुझे फैज से पीछे करके कहने लगा, दूर हो इससे। अहमद का लहजा बहुत सख्त था। फैज के माथे पर शिकन थी। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है जो तुम कर रहे हो? इसके बाद जो खुलासा अहमद ने किया, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरी पत्नी है, तुम्हें नहीं याद? निकाह के वक्त चेहरे में मैं बैठा था तो निकाह मैंने कबूल किया था, तुमने नहीं। हां, ये अलग बात है कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें मिसबा पसंद नहीं थी। तुम विदेश जाना चाहते थे और वहीं से एक लड़की तुम्हें पसंद थी, जिसकी खातिर पाकिस्तान छोड़कर तुम वहां गए थे। यही कहा था ना तुमने कि अस्थाई तौर पर मैं मिसबा से निकाह कर लूं, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो मिसबा को तलाक दे दोगे। ये ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। ये सब सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं अपने पति पर आंखें बंद करके भरोसा करती रही। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने अहमद के साथ प्यार करना शुरू कर दिया, जिन्होंने मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अगर उस वक्त अहमद न होता तो शायद मैं इस दुनिया में न होती। आज मैं अहमद के साथ खुशहाल जीवन जी रही हूं। जो इंसान दिखने में जैसा होता है वो हकीकत में वैसा नहीं होता। इसलिए किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लिया करो। मेरा 16 वर्षीय भांजा राजीव काली घोड़ी की सवारी करने का बहुत शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। वह रोज कहता, खाला, आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा? मैं बच्चा समझकर चुप करवा देती और शर्म के मारे उसे कुछ न कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। भांजे को बोला तो कहने लगा, खाला, पहले तो काली घोड़ी। उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी वह तो कमाल का घुड़सवार निकला। मैं भांजे के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वह बमुश्किल 16 साल का लड़का मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। मेरा भांजा मुझे सवालिया नजरों से देखता जा रहा था। उसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैंने उसे नजरअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी खैर न होती। लेकिन वह डीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, खाला, मुझे काली घोड़ी की सवारी का हमेशा से शौक है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का एक मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वह तो बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे जबरदस्त झटका लगा। वह कहने लगा, मुझे पूरी तरह खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगी थीं। मैंने उससे फिर भी लिहाज से बात की। क्या मतलब है? तुम कब से ये सब कर रहे हो? मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि वह ऐसे शौक पालने लगा था। मैं जानती थी कि अगर घर वालों में से किसी को भनक भी पड़ जाती तो कयामत ही बर्पा हो जाती।
कोई भी उसके शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब अभी तक उसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। अभी उसे पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना चाहिए था, और वह था कि न जाने किस तरह के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो वह ऐसी फरमाइश कर गया था। 2 साल हुए हैं कि मुझ में यह शौक पैदा हुआ है, और मैंने अपना यह शौक सबसे छुपकर खूब पूरा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी है ना, वह कभी नहीं मिली। आप मुझे बस एक बार इजाजत दे दें, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वह राजदारी रखते हुए शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को तुम्हारे इस शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहा। उसके खालू बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि उनका रजई बेटा पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है, तो वह उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करते। आप मुझे जबरदस्ती उकसा रही हैं। खाला, मेरा वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं एक दफा लाजमी बैठूंगा और वह सब करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा न समझें। मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार की बात है, लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे अनुरोध किया तो उसकी जिद पर मैं और परेशानी में पड़ गई। ये शौक फिर एक बार पर खत्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक पूरा किया तो फिर तुम रोज यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक भी बढ़ता रहेगा। तुम्हारे खालू को पता चले कि मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है तो वह मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। खाला, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ खालू को पता नहीं चलने दूंगा। रात के वक्त हमारे बंगले में कोई नहीं होता, हम वहां चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वह अपनी जिद पर कायम था, मगर मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को लाजमी पता चल जाएगा और यह बात छिपी नहीं रह सकती थी। अच्छा, देखते हैं, मैंने उसे जान छुड़ाते हुए कहा और घर के कामों में मशगूल हो गई। मुझे लगा था वह बच्चा है, जल्द यह बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 हफ्ते इंतजार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। यह उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज मुझे शाम के वक्त अपनी बहन के शदीद बीमार हो जाने की इत्तला मिली। मेरे बहनोई ने कॉल करके बताया कि बहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वह मुझसे मिलना चाहती है। मैं बहनोई की बात सुनकर खौफजदा हो गई थी। मेरे पति उस रोज घर पर नहीं थे और मुझे अपनी बहन के बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपने भांजे राजीव का ख्याल आया। मैंने अपने पति से कॉल करके इजाजत ली तो उन्होंने भी इजाजत दे दी। मेरा भांजा हमारे घर में ही रहता था। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हमारे घर से यूनिवर्सिटी नजदीक पड़ती थी। मैंने अपने भांजे से जाकर दरख्वास्त की कि वह मुझे मेरी बहन से मिलवाने ले चले। वह बहुत बीमार है। मेरे भांजे ने मेरी मजबूरी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बदले में फौरन शर्त रख दी। ठीक है खाला, मैं आपको ले जाऊंगा, मगर पहले काली घोड़ी की सवारी, फिर कोई और काम। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर शदीद नागुवारी का एहसास हुआ, मगर फिर बच्चा समझकर खामोश रही और कुछ सोचकर उसकी शर्त मान लेने पर मजबूर हो गई। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेली चली जाती, मगर शाम के वक्त मैं अकेली नहीं जा सकती थी। अगर अब अकेली चली भी जाती तो मेरे पति बाद में गुस्सा करते और मेरा अभी न जाना भी मुमकिन नहीं था। मैंने फौरन हामी भर ली। वह मुझे लेकर निकला और अपने घर से कुछ फासले पर बने छोटे से बंगले पर ले गया। उसे पहले अपना शौक पूरा करना था और फिर मुझे मेरी बहन के घर लेकर जाना था। मैं डरी हुई थी कि यूं शाम ढले किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। मेरा भांजा राजीव आज बहुत पुरजोश था। उस रात अपने भांजे की तेज रफ्तारी देखकर मेरे तो होश उड़ गए, जिसे मैं बच्चा समझती रही। उसने मेरी आंखें खोल दी थीं। मेरी जब शादी हुई तो मेरा वह भांजा अपने घर रहता था, लेकिन तब वह 10वीं में पढ़ता था। अब तो वह यूनिवर्सिटी में था। वह मेरी बहन का बहुत प्यारा बेटा था। उसके लिए हर वक्त खास एहतियात और परवाह की जाती थी। मेरे पति और उनके बड़े भाई मेरे छोटे भांजे को हर काम से दूर रखते और सिर्फ अंग्रेजी तालीम पढ़ा रहे थे ताकि वह बड़े वाला डॉक्टर बन सके। मुझे तो वह सिर्फ एक डरपोक, शर्मीला सा बच्चा लगता था।
शुरू में तो वह मेरे सामने आने से भी झिझक जाता था। उसकी शर्म को देखते हुए मुझे हंसी आती थी और वह मुझे और भोला भाला लगने लगता था। मगर जब उसकी मुझसे झिझक उतरी और कुछ दोस्ती हुई तो उसकी बातें मुझे हैरान कर गईं। उसके सब शौक और काम बड़ों वाले थे। पढ़ाई से ज्यादा उसकी तवज्जो दूसरे कामों में थी। इतनी सी उम्र से ही वह खानदान की लड़कियों के सामने हर वक्त शेखी बघाड़ता रहता था। वह प्यारा भी था, इसलिए सबसे तवज्जो पाकर नखरे में रहता। क्योंकि हमारा देसी माहौल था तो मेरी नजर में उसकी उम्र इन बातों के लिए बहुत छोटी थी। इस उम्र में ही उसका लड़कियों के सामने बन संवर कर रहना और लड़कियों का उसे पसंदगी की निगाह से देखना मुझे बहुत अजीब लगता था। फिर मुझे कैसे सुनाता कि देख लें, आपके भांजे को लड़कियां लाइन करवाती हैं। वह अपने कॉलर खड़े करके इतराते हुए कहता था। मेरी शादी बड़ी बहन के बाद हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो घर में बस पति और एक भाभी ही थी, लेकिन बाद में वह कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अभी चंद माह ही हुए थे कि मेरा भांजा हमारे घर रहने के लिए आ गया था। मेरा पति काफी सख्त मिजाज था। जब तक मेरा पति घर पर होता, मेरे साथ साथ मेरे भांजे का भी सांस रुका रहता। जैसे ही वह ड्यूटी पर जाता, मेरा भांजा राजीव मेरे सर पर सवार हो जाता। एक रोज उसने मुझसे निहायत अजीब फरमाइश कर दी। वह बोला कि वह काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज्यादा शौकीन है। मैं पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाई और सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसके अगले जुमले पर मैं बुरी तरह ठिठक गई थी। वह मेरे सर हिलाने पर बोला कि खाला, आपकी घोड़ी भी तो काली है, कभी मुझे उसकी सवारी का मौका दें। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। मुझे उस रोज समझ आई कि वह अक्सर ही काली घोड़ी की बातें करता था और मुझे देखता था। मेरी भी काली थी, इसलिए वह मुझे उम्मीद से देखता रहता था कि शायद मैं उसे इजाजत दे दूं। मैं तब तो उसकी बात नजरअंदाज कर गई और बात बदल दी। मैं नहीं चाहती थी उसका शौक घर के किसी और फर्द के कानों में पड़े। मुझे खौफ था सब यह न समझ बैठे कि काली की तरफ उसकी तवज्जो मैंने दिलाई है। मुझे यकीन था अगर मेरे सख्त मिजाज पति को इस बारे में मुझ पर शक होता तो वह मुझे मार डालते कि मैं उनके छोटे भांजे को बिगाड़ रही हूँ। मुझे लगा मेरा भांजा मेरा जवाब न पाकर खामोश हो जाएगा और दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा। मगर वह काली की सवारी का बहुत ज्यादा शौकीन निकला था। जब मौका मिलता मुझसे मिन्नतें करने लगता। मैं उसे कुछ समझाकर मुस्कुराकर टाल देती। कुछ दिन मजीद गुजरे तो वह जिद पर उतर आया। दिन रात मेरे गिर्द चक्कर लगाता और मेरी काली घोड़ी की सवारी के लिए इजाजत तलब करता। मैं उसे टाल टाल कर और बहाने बना बनाकर थक गई थी, क्योंकि मेरी तो काली घोड़ी बहुत नखरेली और बदतमीज थी। अपने ऊपर बैठने वाले शख्स को पल में नीचे गिरा देती थी। मुझे यही डर लगा रहता, अगर भांजे को चोट आ गई तो मेरी शामत पक्की है। मगर वह तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने पति को इसका बताऊं ताकि वह खुद अपने भांजे को संभाल लेंगे, मगर फिर मैं झिझक सी गई। अगर मेरा भांजा मुकर जाता तो पूरा घर मुझे बुरा भला कहता। मैं इसी वजह से किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं कुछ दिन भांजे के सामने जाना छोड़ गई। उसका शौक वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। उसकी जिद बढ़ती देखकर मैं घबराने लगी थी। फिर एक रोज मेरी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ने पर मुझे इस भांजे की जरूरत पड़ी तो उसने मौके का फायदा उठाकर मुझसे अपनी जिद मनवा ली। मुझे लगा था वह बच्चा है, सवारी नहीं कर पाएगा और जल्दी थक जाएगा, मगर मेरा ख्याल उसने बंगले में जाकर गलत साबित कर दिया था। वह बज़ाहिर बच्चा निहायत तेज निकला था। अपना शौक पूरा करके जब वह लौटा तो पसीने से शराबोर था। उसका चेहरा जोश की सुर्खी में डूबा हुआ था। शुक्रिया खाला, मुझे बहुत मजा आया। वह तशक्कुर से मुझे देखकर बोला और मैं हैरान थी कि उसे जवाब भी नहीं दे सकी। वह आगे बढ़ा तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वह रास्ते में भी मुझसे मेरी उसी घोड़ी की बातें कर रहा था और फिर बोला कि आपने ठीक कहा था खाला, आज मुझे इतना अच्छा लगा कि अब दिल चाह रहा है कि रोजाना अपना शौक पूरा करूं। आप खालू को मत बताना, मैं अक्सर अपना शौक पूरा करता रहूंगा। आप मेरा साथ देंगी ना? वह अचानक बोलते हुए मुझसे वादा लेने लगा। मैंने सर हिला दिया। अब मैं मुतमिन थी। उसे देख चुकी थी कि जितना वह माहिर था कोई नुकसान नहीं कर सकता था। जब तक हम मायके पहुंचे बहुत रात हो चुकी थी। मैं अपने भांजे को उसके आराम के लिए कमरा दिखाकर खुद अपनी बहन के साथ बैठ गई। मेरा भांजा तो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। वह रात के खाने के लिए भी नहीं उठा था। बहन ने समझा शायद वह पढ़ाई वगैरह करता रहा होगा, इसलिए थक गया है। लेकिन मुझे तो उस बंगले में जाने के बाद का मंजर याद आ गया जिसकी वजह से मेरा वजूद पूरा थक गया था। हमारे फार्म हाउस में घोड़ों के स्टबल में मौजूद नस्ली
और ऊंचे घोड़ों में मेरी स्याह काली घोड़ी खड़ी हुई थी। ये घोड़ी मुझे शादी के तोहफे में मेरे बाबा ने दी थी, और जब से मैं ब्याह कर आई थी, मेरे भांजे की नजर मेरी इस काली घोड़ी पर टिक सी गई थी। वह अस्तबल के करीब पहुंचकर पुरजोश था, मेरी काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर उसे खोलते हुए अस्तबल से निकालकर मैदान में ले गया और उसकी नकेल डालने लगा। मेरी घोड़ी की उठान बहुत अच्छी थी। मेरी नजर में उस जैसा नौम्र लड़का घोड़ों की सवारी कर ही नहीं सकता था। मैं यही सोचकर उसे इजाजत नहीं देती थी और टाल मटोल से काम लेती थी। आज भी मैंने यह सोचकर इजाजत दे दी कि वह अव्वल तो सवारी कर ही नहीं पाएगा, और अगर कर भी ली तो ज्यादा देर टिक नहीं सकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत सख्त और नखरेली थी। वह कम ही किसी को अपनी सवारी करने देती थी, मगर मेरे भांजे ने निहायत महारत से उस पर सवार होकर उसे संभाल लिया था, और किसी माहिर घुड़सवार की तरह वह उसकी सवारी की उस मैदान में गोल गोल चक्कर काटता घोड़ी को भगाकर धूल उड़ा रहा था। मैं हैरतजदा उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वह इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा घुड़सवार था। वैसे तो यह हमारा खानदानी शौक था और मेरी सब बहनें घुड़सवारी में माहिर थीं। यकीनन अब भी यह शौक उसके खून में था, लेकिन मुझे यह खौफ भी था कि ऊपर से कोई पहुंच जाता तो मेरी खैर न होती, क्योंकि रात के वक्त मैं उनके भांजे को यहाँ लाकर घुड़सवारी करवा रही थी और इस बात पर मेरी अच्छी खासी क्लास लग सकती थी। कितनी देर घुड़सवारी करने के बाद मेरा भांजा वापस लौटा तो पसीने से तर था। उसे ठीक ठाक देखकर मुझे हैरत के साथ साथ इत्मीनान भी हुआ। वह घोड़ी से उतरकर उसे अस्तबल में बांधते हुए पानी पिलाने लगा। मैं हैरान खड़ी उसे देखती चली गई थी। मेरी बहन की तबीयत पहले से काफी संभल गई थी। अगले ही रोज हम घर वापस चले गए, मगर अब भी मेरा भांजा अक्सर मुझे बताकर रात को बंगले चला जाता है और छुपकर काली घोड़ी की सवारी का शौक पूरा करता है। मेरी घोड़ी भी अब उसे पहचानने लगी थी। मैंने अपने भांजे के इस शौक का राज रख लिया। जब वह जवान होता तो वैसे भी उसे इजाजत मिल ही जाती। कभी कभी हम बच्चा समझकर बच्चों की ख्वाहिशों को दबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम एक दफा इजाजत दे दें तो वह बड़ों से भी ज्यादा होशियार और चालाक निकलते हैं, क्योंकि इस उम्र में सवारी करना हर बंदे का शौक होता है। जब उन्हें मौका मिल जाता है तो रेस खत्म होने तक घोड़े की सवारी जारी रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें।